3,500 साल पहले ही है जो कि देखने को मिला था। इनफैक्ट उससे भी कम 3,000 साल पहले मिला था, लेकिन यहाँ पे 3, 4, 5,000 साल पहले मिला है। तो काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे गंगा आरती है। विक्रम मिश्री जी जो है वो बीजिंग जाने वाले हैं। केरला के अंदर यहाँ पे टस्कर जो है एक वेल में गिर गया, उसको लेकर काफी हुआ, तो हंगामा हुआ, उसको लेकर बताया गया। फ्रंट पेज पे कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली न्यूज जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तमिलनाडु के जो सीएम है स्टालिन साहब है ना, उन्होंने एक एंटीक्विटी ऑफ आयरन इन चेन्नई, ये किताब है जो कि लॉन्च करी है। तो अभी आयरन एज जो है ना, ओके, वो 4th मिलेनियम बीसी के अंदर ही तमिलनाडु में देखने को मिल गई थी, ऐसा वहां के सीएम का कहना है, और कई सारे एविडेंसेस भी मिले हैं। ये इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी बड़ी न्यूज कैसे है कि यहाँ पे किताब भी लॉन्च हो रही है, काफी टाइम से तमिलनाडु में डिस्कशन भी हो रहा है, म्यूजियम भी हाथों हाथ बन गया है, रिसर्च भी स्टार्ट हो चुकी है। इतना कैसे हुआ, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में। समझ गए? देखो, थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे जाने की कोशिश करें तो आप लोग एक बात समझोगे कि ये जो इंडस वाला एरिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमें जो सबसे पहले एविडेंसेस मिलते हैं वो 2350 से 1750 बीसी, बीसीई बोल दो या बीसी बोल दो, एक ही बात है, बिफोर क्राइस्ट क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से। आज हमारा 2025 है जो कि चल रहा है, तो 2025 तो ये जोड़ लो, ठीक है, और साथ में प्लस 2000 साल ये वाले जोड़ लो, तो 4-4,500 साल का हमारा इतिहास है जो कि देखने को मिलता है। अब इंडस वैली 1750 में खत्म हो जाती है, तो उसके बाद में आर्यन एज, अर्ली वैदिक एज है जो कि स्टार्ट होती है। तो अर्ली वैदिक एज जो स्टार्ट होती है वो 1500 से लेकर 1000 बीसी पे जो है वो देखने को मिलती है, अर्ली वैदिक एज। समझ गए? ये लोग भी कुछ इसी एरिया में जो है वो रहा करते थे, लेकिन उसके बाद में ये जो लोग है ना, ये सारे बंजारे प्रवृत्ति के लोग थे, 500 साल रहे यहाँ पे, इन्होंने काम चलाया इस एरिया के अंदर। उसके बाद ये नई जगह पे चल पड़े, और ये यहां से चले गए कहां पे, कौन सी जगह पे, गंगा यमुना वाले बेल्ट में। ऐसा माना जाता है कि 1000 बीसी तक इस एरिया के अंदर कॉपर अवेलेबल था, गोल्ड था, सिल्वर था, सब कुछ अवेलेबल था इनके पास में, सारे मेटल थे, लेकिन आयरन अवेलेबल नहीं था, क्योंकि आयरन के कोई भी यहाँ पे एविडेंसेस नहीं मिलते हमें, कोई आयरन का कुछ भी ऐसा इक्विपमेंट या कुछ भी ऐसा नहीं मिला, हथियार हुआ या फिर जोतने के लिए कोई एग्रीकल्चर के लिए कुछ इक्विपमेंट हुआ, कुछ भी नहीं मिला। हमें कब मिलता है, 1000 से लेकर, जब ये लोग यहाँ से गंगा वाले एरिया में आ जाते हैं, 1000 से 600 बीसी, जिसको हम लोग कहते हैं लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज। समझ गए? और यहीं पे ही राजा महाराजा की शुरुआत होती है, क्योंकि ये लोग जब यहाँ पे जाते हैं तो इनको दो महत्वपूर्ण चीजें मिल जाती है, एक तो आयरन मिल जाता है और एक अलुवियल सॉइल मिल जाती है। तो ये लोग यूपी बिहार इस वाली बेल्ट में सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि अलुवियल सॉइल मिल गई तो एग्रीकल्चर बढ़िया हो जाएगा, और आयरन मिल गया तो उसकी वजह से इनको इक्विपमेंट भी बना लिए इन्होंने खेती बाड़ी करने के लिए, और साथ में रक्षा करने के लिए अपने हथियार भी बना लिए। एक आदमी आके बोलता है कि मुझे थोड़ा सा आपका फसल का दो, मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, पड़ोस के लोग आएंगे, अटैक करेंगे, आपकी जान चली जाएगी। समझ गए? लोगों को लगा कितना नेक आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, तो यार हेल्प कर रहा है हमारी। लोगों ने उसको कुछ कमीशन देना चालू किया, धीरे धीरे जो है वही आदमी जो उसने सेफ्टी की बात करती वो बाद में राजा बन गया, और वही प्रजा का जो है वो संरक्षण बन गया। उसी ने बोला कि राजा तो का बेटा राजा रहेगा, एक काम करते हैं, सोसाइटी में हर तरीके के लोगों की जरूरत है, ऐलान कर देते हैं कि जो फादर करेगा वही बेटा करेगा। तो 4 भागों के अंदर सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, जिसमें एक ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय बन गए, क्षत्रिय सिर्फ क्षत्रिय का ही काम करेगा, लड़ाई, तीरंदाजी, धनुष बाण, तीर कमान, जो भी ये सब करना है, राजा जो बनने का जो प्रथा है लड़ने का, ये सिर्फ क्षत्रिय करेगा। फिर वैसे ही वैश्य बिजनेस करेगा, शूद्र जो है वो बाकी काम करेगा। इस तरह के सोसाइटी को डिवीजन कर दिया गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि राजा का फरमान था, और धीरे धीरे वही चीजें जो कि चलती चली गई, जो से हम लोग आज भी सोसाइटी में जूझ रहे हैं। कुछ इंटेलिजेंट लोगों ने दिमाग लगाया, पॉलिसी बना दी उस जमाने में, और वो पॉलिसी आज तक हमारे लिए बड़ी खतरनाक बन चुकी है, समाज के लिए बड़ी खतरनाक बन चुकी है। इस तरीके से जो है वो जातियां बनी, इस तरीके से राजा बना, और इस तरीके से आयरन के आने की वजह से जो है वो आपको एडवांटेज मिला। और लेकिन अभी हम जब पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि 3000 साल, ऑलमोस्ट 2,500-3,000 साल पहले ही है जो कि आयरन जो है वो हमें अवेलेबल हुआ। लेकिन अभी तमिलनाडु में इंटरेस्टिंगली क्या है, ये देखिए, ये बेल्ट से पूरे एरिया में यहाँ पे आ गए थे, इसीलिए यूपी बिहार की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, क्योंकि गंगा है।
गंगा है तो अलुवियल सॉइल है, अलुवियल सॉइल है तो खेती बाड़ी है, फर्टाइल सॉइल है ना, और इसी वजह से यहाँ पे सेटलमेंट ज्यादा हुआ है। हर नदी जो कि अच्छी होगी, पानी होगा, उसके आसपास आपको बसावट, पूरी दुनिया में हर शहर जो है वो नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। समझ गए? इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है, अर्ली वैदिक एज के ऊपर, आप देख सकते हैं, लर्न विद गुनेश के ऊपर है, बहुत ही अमेजिंग क्लासेस हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। तो अभी क्या है कि जो नई रिपोर्ट पब्लिश करी गई है तमिलनाडु सीएम के सीएम और जो वहां का आर्कियोलॉजिकल विभाग है, उसने बोला है कि यहाँ पे आप देख सकते हो 3300 साल पहले ही जो है यहाँ पे आयरन है जो कि अवेलेबल हो गया था, 3300 साल पहले, यानी कि नॉर्थ इंडिया से भी पहले साउथ इंडिया के अंदर अवेलेबल था। शिवगलाई साइड है यहाँ पे पुदुकोटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पे है ना मल्टीपल इंटरनेशनल लेबोरेटरीज के अंदर इस आयरन को जो है वो टेस्ट है जो कि किया गया, टेस्टिंग करी गई। तो जो भी एंटीक यहाँ पे आयरन के अवेलेबल हुए ना, ये सब 5000 5,500 साल पुराने हैं जो कि बताए गए हैं। और ये भी बताया गया कि उस जमाने में तमिलनाडु में जो लोग रहते थे वो आयरन की स्मेल्टिंग, आयरन को गलाना, ये भी उनको बहुत पहले से पता था। समझ गए? तो ये जो डिस्कवरी है वो चैलेंज करती है एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आयरन एज, कि हमारी आयरन एज की एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग क्या है। क्या साउथ इंडिया का डेवलपमेंट आयरन टेक्नोलॉजी का इंडिपेंडेंटली उन्होंने बहुत पहले कर लिया था? आयरन आपको मालूम है, जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एग्रीकल्चर के अंदर, स्टेट के फॉर्मेशन में, क्योंकि आप सेफ्टी करते हो। और इसी प्रकार से जब 1000 से राजा के बनने की शुरुआत हुई तो हम पढ़ते हैं इतिहास में कि 600 बीसी के टाइम पे जो क्या हुआ, 16 राज्य का गठन है जो कि हो गया था, जिसको महाजनपद है जो कि हम लोग कहते हैं। गंधार हो गया, हस्तिनापुर हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, अंग हो गया। समझ गए? और हम अगर आप थोड़ा सा, अगर आपने महाभारत देखा है कभी, तो आप देखोगे कि 16 राज्य वही राज्य है जो महाभारत के अंदर मेंशन करे गए। यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज भी पता लगती है कि जो महाभारत बुक है, हमारी किताब है, जो महाकाव्य है, ये भी 2500 साल पहले लिखा गया, उस जमाने में जब यहाँ पे 600 बीसी में 16 महाजनपद हुआ करते थे। अगर आप देखोगे तो अंग भी देखने को मिलता है, अंगराज कर्ण, जिसने अंग ने जीता था, कर्ण ने। वैसे गंधार नरेश, आपको शकुनी, है ना, वैसे ही इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर जिसके लिए लड़ाई हुई है सबसे बड़ी, हस्तिनापुर के। तो ये सारे राज्य जो आपको महाभारत में सुनने को मिलते हैं, कौशल है आपका, नारायणी सेना जहां की है, हर चीज वो आपको ये 16 राज्य में से नाम आपको सुनने को मिलेंगे, जितनी भी लड़ाई होती है, जितना भी होता है, विराटनगर हो गया, सब कुछ। तो ये राजा और ये सब का फॉर्मेशन 600 बीसी के टाइम पर ही देखने को मिलता है, क्योंकि आयरन, सेफ्टी, आर्मी, ये सब लोगों ने बना लिया था। तो स्टेट फॉर्मेशन में भी आयरन का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये नहीं होता, हथियार नहीं बनते, हथियार नहीं बनते तो शायद राज्य का फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए बहुत जरूरी है। और टेक्नोलॉजी क्या क्या, कैसे कैसे आयरन से यूज करेगी, तो इसीलिए इतनी बड़ी चर्चा है जो कि इसके ऊपर हो रही है ना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो कि आज के टाइम पे मानी जाती है, अगर मैं इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा करूं तो, इसीलिए इसके ऊपर इतना बात है जो कि हो रखी है। एक्सीलेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये आप ध्यान रखिएगा, ये 2 टेक्नोलॉजी आपके पेपर में पूछेंगे किस काम में आती है, तो ये डेटिंग करने के काम आते हैं। जैसे कि कार्बन डेटिंग करते हैं, इसी प्रकार से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एएमएस और ओएसएल, इनको भी यूज किया गया। सैंपल्स को यूएसए, लखनऊ, अहमदाबाद भेजा गया ताकि इनका एक्यूरेसी है जो कि पता किया जा सके। प्रीवियस एक्सकवेशन जब भी हुआ यहाँ पे, तब भी ये बताया गया था कि 2500 से 3000 साल पहले आयरन है जो कि मिला है। लेकिन अभी जो है ना एविडेंसेस है, उससे 5000 साल पुराने आयरन के एविडेंसेस है जो कि मिले हैं। ओके, तो इनका कहना है कि जब नॉर्थ इंडिया के अंदर कॉपर एज चल रही थी ना, जब नॉर्थ इंडिया में कॉपर एज का टाइम था, उस टाइम पे साउथ इंडिया के अंदर आयरन एज आ गई थी। यानी कि कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 200-500 साल आपको ज्यादा एडवांस है जो कि आपको मिलेगा साउथ इंडिया कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडिया के। समझ गए? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आयरन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज, ये सब आपने नाम सुने होंगे। एक मिनट, एक मैसेज टाइप कर दूं। समझ गए? तो इसीलिए इनका ये कहना है कि जो काम नॉर्थ इंडिया में जिस जमाने में कॉपर के बारे में चर्चा हो रही थी, उस टाइम पे साउथ इंडिया में आयरन के बारे में चर्चा हो रही थी। फिर कॉपर के बाद यहाँ पे आयरन है जो कि देखने को मिलता है, और उस टाइम पे यहाँ पे काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज है जो कि आयरन के ऊपर लोग काम करने लग गए थे। तो इनका पहले ये माना जाता था कि आयरन टेक्नोलॉजी जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ गई है, लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि एक इंडिपेंडेंट कल्चर इवोल्यूशन है जो कि तमिलनाडु में आयरन टेक्नोलॉजी को लेकर हुआ है।
ओके, तो ये एक तरीके से बेंचमार्क है, और आने वाले जो फर्दर स्टडीज होगी, जो नई बुक्स लिखी जाएगी या जो नए बुक्स के अंदर एविडेंसेस को डाला जाएगा, तो उसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल है जो कि देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, हाँ, ये एज के बारे में, कॉपर एज हो गई, ब्रॉन्ज एज हो गई और आयरन एज हो गई। तो इसका कॉपर एज है पहले, सबसे पहले कॉपर एज है, फिर ब्रॉन्ज है, फिर आयरन है, ऐसा माना जाता है। कॉपर एज जो है वो आपका 450 बीसी से 3300 बीसी के आसपास माना जाता है कॉपर एज। तो इनका कहना है कि जब कॉपर एज नॉर्थ इंडिया में थी, उसी टाइम पे साउथ इंडिया में इसी टाइम पे आयरन एज थी। लेकिन हम लोग जो आयरन एज पढ़ते हैं वो किस टाइम पे पढ़ते हैं? 1200 से लेकर 600 बीसी। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, जब आर्यंस 1000 बीसी के टाइम पे शिफ्ट हुए थे, तो हम लोग नियर बाय 1200 से 600 बीसी के आसपास है, जो कि आयरन एज को मानते हैं। लेकिन साउथ इंडिया में इस टाइम पर कॉपर एज के ऊपर ही ये देखने को मिला था। ब्रॉन्ज एज जो है वो दोनों के बीच का पार्ट है, ये आपको मिलेगा 3300 से लेकर 1200 बीसी तक। ठीक है, चलिए, है ना। तो सबसे पहले कॉपर, कॉटन, ये सब नॉर्थ इंडिया से ही एक्सपोर्ट होना जो है वो स्टार्ट हुआ था। इसी के साथ में दो नए म्यूजियम भी यहाँ पे बना दिए गए, किजादी के अंदर और गायकवाड़ के अंदर दो म्यूजियम भी जो है भी बनाए गए। अब इसके ऊपर फर्दर रिसर्च और एक्सकवेशन है जो कि और किया जाएगा, ताकि और इंडियन स्टडी है जो कि मेट्रोलॉजी के ऊपर किया जा सके। अब हम लोग, अगर हम लोग उसके पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट पढ़ते हैं, तो पॉलिटिकल तो देखो बहुत बड़ा एडवांटेज है। तमिलनाडु अपने हिस्ट्री के लिए वैसे भी बहुत नोन है, और इस तरीके के एविडेंसेस और एक्सकवेशन के बाद में तमिलनाडु का जो पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो और स्ट्रांग होता है। तो द्रविडियन हिस्ट्री हो गई, साथ में इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया, इसको लेकर काफी प्राउडली मूवमेंट है, जो कि पॉलिटिकली भी अभी कल्चर आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए उनकी पॉलिटिकल पार्टी, वहां का स्टेट के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ये काफी कुछ है जो कि देखने को मिलेगा। ज्योग्राफिकली आर्कियोलॉजिकल साइट ये काफी इंपॉर्टेंट बन चुकी है, यहाँ पे म्यूजियम बनने वाला है, मेट्रोलॉजी के ऊपर और रिसर्च होगी, ह्यूमन सेटलमेंट के ऊपर और रिसर्च होगी। ठीक है, एक और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि आयरन टेक्नोलॉजी नॉर्थ इंडिया पे डिपेंडेंट नहीं थी। इकोनॉमिकली डेफिनेटली टूरिज्म पे, म्यूजियम बेस्ड इकोनॉमी प्रमोट होगी, और फंडिंग गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, है ना, मेट्रोलॉजी और हिस्टोरिकल स्टडीज के ऊपर और इंटरेस्ट है जो कि लोगों का क्रिएट होगा, इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलेगा उस चीज का। और हिस्टोरिकल की बात करें तो तमिलनाडु जो इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन आयरन टेक्नोलॉजी का एस्टैब्लिश करना चाहता है, वो यहाँ पे इजिली जो है वो कर पाएगा। इनफैक्ट पूरे साउथ एशिया के अंदर जो एशियन ट्रेड एंड कल्चर है, उसके नेटवर्क के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है जो कि ये देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस वाले एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। 85 ऐसे आयरन ऑब्जेक्ट है जो कि नाइफ, एरो हेड्स, रिंग, ये सब है जो कि देखने को मिले हैं, और 2 चारकोल सैंपल है जो कि मिले हैं, जिनकी उम्र 3500 बीसी से ज्यादा की है जो कि बताई गई है ना। और ये 5300 साल पुराने स्टैब्लिश करे गए, ऐसा है जो कि इनके द्वारा बताया गया है। चलिए, रिवर कौन सी? पोरुनई नाम की रिवर है, उसके किनारे है जो कि ये शहर को बताया गया है। 2-3 रिसर्च लैब है जिन्होंने इसके एनालिसिस है जो कि सैंपल के करे हैं, टूटीकोरिन डिस्ट्रिक्ट के पास में। नेक्स्ट पेज नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और तो कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं। ठीक है, और बीपीएससी के अंदर आपको मालूम है काफी बड़ा बवाल हुआ था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, रिजल्ट भी निकाल रही है, आगे एग्जाम भी करवा रही है, अनाउंस रिजल्ट ऑफ एग्जाम अमिट। तो काफी बच्चे, आपको मालूम है, बहुत बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रोटेस्ट किया, बच्चे बहुत रोड के ऊपर है, बहुत हंगामा हुआ, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सुनने को रेडी नहीं है। और जो बीपीएससी का पेपर है उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया, 20,000 बच्चे, 21,000 बच्चों को बीपीएससी में क्लियर कर दिया, अब उनका एग्जाम कंडक्ट करवाने में लग रही है।